get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. वेलकम टू बेसिक और आज का चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, चैप्टर 6। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है और होप कि आप सबको समझ आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहली स्लाइड, टॉपिक्स इन द चैप्टर। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसका एक ब्रीफ आइडिया चलो ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट है की प्लेयर्स ऑफ आर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हम की प्लेयर्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन कौन होता है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। अब ये तो हमारा पहला पॉइंट हुआ कि हम इसमें की प्लेयर्स को जानेंगे। सेकंड पॉइंट है व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। पुलिस का क्या रोल होता है एक इन्वेस्टिगेशन क्राइम सीन की करते हुए। ठीक है, मतलब पुलिस का क्या फंक्शन होता है, पुलिस कैसे काम करती है, ये सब तो आपने मूवी और रियल लाइफ में शायद से देख लिया होगा। बट हम थोड़ा सा जानेंगे इस चैप्टर में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के और इनके रोल के बारे में कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस का रोल क्या होता है और कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये शायद से आप सब में से कुछ बच्चों ने पहली बार ये टर्म सुनी होगी, है ना, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर 8th क्लास में लगता नहीं है मुझे कि आपने ये टर्म सुनी होगी। तो हम इस चैप्टर में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता क्या है और क्या इसका रोल होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट व्हाट इज द रोल ऑफ द जज। एक जज का रोल क्या होता है, जज के बारे में शायद से आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो हम इस चैप्टर में जानेंगे जज क्या होता है और उसका रोल क्या होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमारे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है व्हाट इज अ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल क्या होता है हम इस चीज के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ फेयर ट्रायल, एक ट्रायल कैसे फेयर बनता है, मतलब एक सिंपल ट्रायल जो हो रहा है उसको हम कैसे फेयर ट्रायल की तरह कंडक्ट करेंगे और उसको कंडक्ट करने के लिए कौन से एलिमेंट्स कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना है, वो एसेंशियल एलिमेंट को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, की प्लेयर्स ऑफ आर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में की प्लेयर्स कौन कौन होते हैं। सबसे पहला पुलिस, सेकंड है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, थर्ड है डिफेंस लॉयर, फोर्थ है जज। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में नहीं पता, डिफेंस लॉयर के बारे में नहीं पता, है ना। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, हम आगे जाके पूरा एकदम आज क्लियर कर लेंगे इन चारों टर्म्स को और इन चारों के रोल क्या होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। पुलिस का रोल क्या होता है एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हुए। ठीक है। तो चलो हम पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द मेन फंक्शन ऑफ पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेन अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम। पुलिस का मेन फंक्शन होता है कि अगर उनके पास किसी ने कंप्लेंट फाइल करी है या फाइल या एफआईआर करवाई है लॉन्च, तो फिर पुलिस का मेन काम होता है कि उसको पहले रिकॉर्ड कर लें, उसकी कंप्लेंट को सुने, उसको रिकॉर्ड करें और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। ये उनका मेन फंक्शन है। ठीक है। कमीशन ऑफ अ क्राइम को सिंपल टर्म में कह सकते हो ऑफेंड कमिटेड। ठीक है। सेकंड पॉइंट है एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस। अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस करती है कि जो विटनेसेस हैं जिन्होंने क्राइम होते हुए देखा उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, उनसे पूछेगी कि आपने क्या देखा, कब देखा, कहाँ देखा। इन सब क्वेश्चंस के आंसर उनसे लेगी और इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। क्राइम सीन पे जो एविडेंस, जो भी मटेरियल वहाँ पे होता है उसको एविडेंस हम कहते हैं, उसको कलेक्ट करेगी। ठीक है, फेयर मीन्स के साथ। ठीक है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में करती है। थर्ड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। अब उन्होंने सबकी स्टेटमेंट सुन ली, हर विटनेस की, जो विक्टिम है जिसके ऊपर क्राइम हुआ है उसकी भी स्टेटमेंट सुन ली। ठीक है। और
एविडेंसेस को देख लिया, उसके बाद पुलिस अपना एक ओपिनियन बना लेती है। अब वो क्या ओपिनियन बनाती है, फोर्थ पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं। पुलिस फाइल्स अ चार्ज शीट इन द कोर्ट इफ दे थिंक एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी। तो अब क्या है कि जो विक्टिम था जिसके ऊपर क्राइम हुआ, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन को एक्यूज ठहराता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने मेरे ऊपर ये क्राइम किया या मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो पुलिस पहले जब सब विटनेसेस और सारे एविडेंस को देख लेगी और सुन लेगी, तो वो क्या करते हैं कि फिर जो ओपिनियन उन्होंने बनाया था, अगर उसमें वो उस एक्यूज पर्सन को गिल्टी समझ लेते हैं या उनको ऐसा लगता है कि हाँ जो एक्यूज है वो गिल्टी है, तो वो क्या करते हैं, वो कोर्ट में जाके चार्जशीट फाइल कर देते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट। फिफ्थ पॉइंट, द पुलिस कांट डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट, दैट इज फॉर द जज टू डिसाइड। बिल्कुल। अब आप इस पॉइंट को ध्यान से देखना कि पुलिस कांट डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी। अभी ऊपर वाली स्टेटमेंट में हमने क्या कहा था कि पुलिस सोचती है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो गिल्टी है ना, क्या किस बेसिस पे, कि विटनेसेस की स्टेटमेंट पे और जो एविडेंस उनको वहां से मिले उस बेसिस पे। बट ये उनका फाइनल डिसीजन नहीं होगा पुलिस वालों का, क्योंकि पुलिस वालों के पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी को एक्यूज ठहराए। ये जज का डिसीजन होता है। जज क्या करेगा, जज उन एविडेंस को एग्जामिन करेगा। जज नहीं करेगा, मतलब जो लॉयर वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, डिफेंस लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो लोग जब उस एविडेंस को प्रेजेंट करेंगे कोर्ट के सामने, तो जज उन सारे एविडेंस को देखेगा और पर्सपेक्टिव से देखेगा अलग अलग। उसके बाद जज डिसीजन लेगा। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी ने फॉल्स स्टेटमेंट दे दी हो, झूठी स्टेटमेंट दे दी हो पुलिस को, और क्या पता किसी ने एविडेंस वहाँ पे प्लेस किया हो या एविडेंसेस के साथ टेम्पर किया हो कि ताकि जो एक्यूज्ड है वो फंस जाए, गिल्टी हो प्रूव हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जज इसलिए हमने अपॉइंट किया हुआ है कि वो इन सब चीज़ों को प्रोसीडिंग में देखे और एकदम फेयर मीन्स के साथ डिसीजन ले और कोई भी इनोसेंट को गिल्टी प्रूव ना कर दिया जाए। ठीक है, तो पुलिस के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती कि वो प्रूव कर दे कि कोई बंदा गिल्टी या इनोसेंट है। वो सिर्फ अपना लॉ फॉलो कर रही है। Fifth point, the police investigation always have to be conducted in accordance with law and with full respect for human rights. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि पुलिस जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करते वक्त आउट ऑफ द लॉ नहीं जा सकती। ठीक है, पुलिस लॉ की हेल्प लेके इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है, और वो किसी भी ह्यूमन राइट को वायलेट नहीं कर सकती कि अगर मतलब किसी को पकड़ा, पीटा, मारा, ये सब पुलिस नहीं कर सकती, क्योंकि ये अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स है। ठीक है, उनको लॉ हमेशा फॉलो करना है पुलिस वालों, क्योंकि पुलिस वालों की मेन ड्यूटी होती है सबसे पहले कि वो लॉ फॉलो करें और उस लॉ फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेशन करें। तभी एक फेयर मीन्स से इन्वेस्टिगेशन होती है, और जब इन्वेस्टिगेशन फेयर मीन्स से होती है तो जस्टिस प्रिवेल करता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। Every arrested person has following fundamental rights as per Article 22 of the Constitution and criminal law. हर अरेस्टेड बंदे के पास उसके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर तुम अरेस्टेड हो गए तो तुम्हारे सारे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए या तुमसे सारे ह्यूमन राइट्स तुमसे छीन लिए गए, ऐसा नहीं होता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 22 है वो एक क्रिमिनल को भी फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। और वो फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। अब पुलिस किसी के घर गई है, थर्ड पर्सन ने स्टेटमेंट दी कि ये पर्टिकुलर बंदा गिल्ट एक्यूज्ड है और ये गिल्टी है और इसने ये क्राइम किया है। पुलिस उसने उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी और पुलिस उसके घर जाती है उसको अरेस्ट करने के लिए। तो जब उसे अरेस्ट कर रहे हैं तो उस इंसान को पहले बताना पड़ेगा हम तुम्हें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। विदाउट इस रीज़न के पुलिस किसी को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, और उसका जानना, जिसको वो अरेस्ट कर रहे हैं एक्यूज्ड को, उसका जानना पूरा हक है कि वो जाने कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। ठीक है, किस क्राइम में उसको अरेस्ट किया जा रहा है ना। सेकंड पॉइंट है द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। बिल्कुल, एकदम सही पॉइंट, कि जो एक्यूज बंदा है जिसको पुलिस ने अब अरेस्ट कर लिया है, रीज़न बताने के बाद उसको,
ठीक है? अब उसके पास एक और राइट है एक्यूज्ड पर्सन के पास कि उसको 24 आवर्स में मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि मैजिस्ट्रेट क्या होता है? मैजिस्ट्रेट नहीं पता होगा कुछ लोगों को। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जज ही मैजिस्ट्रेट होता है, मैजिस्ट्रेट ही जज होता है। नहीं, मैजिस्ट्रेट और जज दोनों अलग-अलग चीज़ होती हैं। जज जो है वो आप एग्ज़ाम क्लियर करने से बनते हो और एक्सपीरियंस से बनते हो, और मैजिस्ट्रेट जो है वो एक कुछ पर्टिकुलर जज वोट करते हैं और एक मैजिस्ट्रेट को चुनते हैं। ठीक है? दोनों की फंक्शनिंग अलग है। जज जो है वो सिविल केसेस को संभालता है, मैजिस्ट्रेट जो है वो क्रिमिनल केसेस को संभालता है। अब सिविल केसेस क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं ये भी मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ, बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। कि मान लो आपके आस पड़ोस में कोई रहता है, किराए पे रेंट पे रहता है, ठीक है, और उसने अपने लैंडलॉर्ड को पिछले 5 साल से रेंट नहीं पे किया। तो आपका लैंडलॉर्ड गुस्से में आ गया, उससे थोड़ी बहस हो गई, लैंडलॉर्ड की बहस होगी जिस बंदे ने रेंट नहीं दिया, ठीक है, हाथापाई होगी, लड़ाई हो गई, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड ने डिसाइड करा कि अब मैं इस इंसान के ऊपर केस करूंगा, ठीक है। तो जब आप केस करने जाओगे तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप क्रिमिनल केस फाइल करोगे या आप सिविल केस फाइल करोगे, ठीक है। अगर आप सिविल केस फाइल कर रहे हो उस बंदे पे जिसने आपको 5 साल से रेंट पे नहीं करा, तो उसमें आप क्या कह रहे हो, कोर्ट से क्या अपील कर रहे हो कि मुझे इसको कोई पनिशमेंट नहीं दिलवानी, मुझे बस इससे मेरे 5 साल का रेंट चाहिए और फाइन चाहिए, ये जो डिले इसने रेंट को पे करने में किया है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस एक पेनल्टी पे करवानी है, ठीक है, बस पेनल्टी पे करवानी है। तो अब क्या, ये तो सिविल केस हो गया। क्रिमिनल केस में क्या होता है कि आपने कहा कि मुझे पेनल्टी पैसे वैसे ही नहीं चाहिए, मुझे इसको पनिशमेंट दिलवानी है 3 साल या 2 साल जितने की भी, कि इसने मुझे 5 साल ऐसे मेंटली टॉर्चर करा है कि मेरे को रेंट नहीं दिया है और उसके बाद भी इसने मेरे साथ हाथापाई करी और रेजिस्ट किया रेंट पे करने से, ठीक है। तो वो क्रिमिनल केस में इंक्लूड होता है, और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो कोर्ट के अंदर जाते हैं और कोर्ट के अंदर मैजिस्ट्रेट उनको जज हैंडल करेगा। और जो सिविल केस आप फाइल करोगे, सिविल केस जब कोर्ट के अंदर जाएगा वहाँ पे एक जज उसको हैंडल करता है, मतलब फाइनल डिसीजन वहाँ पे जज लेगा सिविल में, और क्रिमिनल में मैजिस्ट्रेट लेता है, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पे थे कि राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। तो अब जैसे किसी बंदे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि पुलिस ने उसे 2-3 हफ्ते जेल में अपनी कस्टडी में रखे रखा, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं करा, है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा कि 3 हफ्ते तक का ये पता नहीं है कि ये बंदा, क्योंकि पुलिस के पास तो पावर नहीं है इनोसेंट और गिल्टी प्रूव कर डिसाइड करने की, वो तो सिर्फ सोच सकते हैं कि ओपिनियन बना सकते हैं कि चार्ज कि जो एविडेंस और विटनेसेस की स्टेटमेंट के बेसिस पे वो प्रूव नहीं कर सकते उसको, वो डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पक्का गिल्टी है या इनोसेंट है। तो उसको 3 हफ्ते या 2 हफ्ते तक का ऐसे ही अगर तुम उसे कस्टडी या जेल में रखोगे तो उसका तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, बाहर उसके भी काम है वो भी सब रुक जाएंगे, है ना। ऐसे तो और वो वैसी पनिशमेंट फिर सह रहा है, अगर उसने क्राइम भी नहीं करा और 3 हफ्ते तक का जेल में, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली पनिशमेंट सह रहा है जेल में रहने की। तो इसीलिए उसके पास एक राइट होता है कि वो 24 आवर्स में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और उसकी केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाए विद इन 24 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। अब अगर किसी बंदे को पुलिस ने कस्टडी में लिया है या उसको अरेस्ट करा है, पुलिस के पास कोई राइट नहीं है कि उसको इल ट्रीट करे या मारे, कोई राइट नहीं है पुलिस के पास, कोई भी, मतलब पुलिस अगर किसी को क्वेश्चनिंग के लिए ले जा रही है, कस्टडी में रख रही है, या अगर मान लो कि वो पक्का एक्यूज्ड है, मान लिया वो एक्यूज्ड है और गिल्टी पहले से ही सारे एविडेंस उसके अगेंस्ट है, फिर भी ये सिर्फ जज की पावर है कि वो उस पर्टिकुलर बंदे को पनिशमेंट दे सकता है, पुलिस के पास कोई राइट नहीं हो उसको टॉर्चर या इल ट्रीट करने का। नेक्स्ट पॉइंट, confession made in police custody cannot be used as evidence against the accused। पुलिस कस्टडी में दिया हुआ कन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, कोर्ट में एविडेंस की तरह हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार बंदे प्रेशराइज हो जाते हैं जब कस्टडी में होते हैं, डर जाते हैं या मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उस पे में कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे वो मानते नहीं है,
कोर्ट में पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दी होती है उसको एविडेंस की तरह हम यूज़ नहीं कर सकते। कोर्ट में जाके सब कुछ दोबारा से होता है, ठीक है, ताकि फेयर ट्रायल कंडक्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट, अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट है ये एकदम, कि अगर कोई 15 साल से छोटा लड़का है या कोई महिला है, आप उसको सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। क्योंकि अब ये समझ लो कि आपके आसपास कोई छोटा बच्चा है, 10 या 11 साल का, 8-9 साल का, और उसको कल को मान लो कि उस आस पड़ोस में आपका दोस्त ही है, और उसको पुलिस उसके घर पे आती है और उसको पुलिस स्टेशन लेके चली जाती है क्वेश्चनिंग के लिए। अच्छा, ये बात सिर्फ पुलिस को पता है और उस बच्चे को पता है, उसकी फैमिली को पता है कि सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए लेके गई है, कोई क्राइम उसने कमिट नहीं करा है, सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछना इतना कुछ गलत नहीं होता, ठीक है। बट सोसाइटी क्या कर लेती है, सोसाइटी उस पॉइंट पे उसे जज कर लेती कि यार ये लड़का तो मतलब पुलिस इसके घर आई थी, पुलिस इसको लेके गई है, तो ये गलत लड़का है, इसके साथ मत खेलना। सोसाइटी बहुत जल्दी जज कर लेती है ना। बट सोसाइटी को ये करना नहीं चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए फिर कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज। एक और पॉइंट है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर तुम उनको पुलिस स्टेशन ले जाओ और वहाँ पे क्वेश्चनिंग करो, तो शायद से उनको मेंटली प्रेशर आ जाए या मेंटली डिप्रेस्ड हो जाए वो इस सीन के बाद, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, है ना। वो सह नहीं पाएंगे ये सब कि उनको पुलिस स्टेशन लेके जाया गया और उनसे क्वेश्चनिंग की गई, है ना। मतलब थोड़ा ये उन पे हार्श इम्पैक्ट आ जाता है, ठीक है। होप कि आप समझ गए हो। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हाँ, तो ये कुछ बच्चों के लिए नई टर्म होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता क्या है। अब देखो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सबसे पहली चीज़ ये जान लो कि इसको स्टेट अपॉइंट करती है। मतलब एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हमारी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से केसेस लड़ता है, इसको गवर्नमेंट सैलरी देती है, इसको कोर्ट रूम में कैबिन मिलता है, कोर्ट कोर्ट के अंदर, ठीक है। कोर्ट में, कोर्ट रूम में नहीं, मतलब जो कोर्ट पूरा होता है वहाँ पे इसको इसका कैबिन होता है, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। और ये जो भी क्राइम अगेंस्ट द स्टेट होते हैं उनको प्रेजेंट करता है, ठीक है। अब क्राइम अगेंस्ट स्टेट क्या होते हैं, मर्डर हो गया। अब मर्डर में क्या होता है कि मर्डर, मान लो कि एक आदमी ने मर्डर करा एक इंसान का, तो जिस इंसान का मर्डर हुआ है उसकी फैमिली विक्टिम है, क्योंकि उनकी फैमिली में से किसी का मर्डर हो गया, ठीक है। तो अब वो विक्टिम है, तो यहाँ तो जो मर्डर किया गया ना, वो एक ऐसा क्राइम है, वो पूरी सोसाइटी, पूरी स्टेट के अगेंस्ट क्राइम होता है जिस बंदे ने वो किया है। तो इसको कोई प्राइवेट लॉयर ये नहीं करेंगे, इसको जो स्टेट है ना वो अपना बेस्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो उनका सबसे बेस्ट प्रोसिक्यूटर है, वो प्रोवाइड करेगी कि जो विक्टिम है आप उनकी तरफ से केस लड़ोगे और जो एक्यूज्ड है उसको गिल्टी प्रूव करवाओगे, ठीक है। मर्डर स्टेट के अगेंस्ट क्राइम होता है, इसलिए एक स्टेट प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको हम कहते हैं, वो हमारी स्टेट प्रोवाइड करती है विक्टिम की फैमिली को, ठीक है। उनकी फैमिली को कोई पर्सनल लॉयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टेट है वो आपके लिए, ये हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि स्टेट विल प्रोवाइड यू अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। पहला पॉइंट है, द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल्ड द चार्जशीट इन द कोर्ट। एक बारी चार्जशीट पुलिस ने कोर्ट में फाइल कर दी, उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर के स्टेट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक नोटिस भेज देती है कि ये पर्टिकुलर केस है और ये आपको असाइंड है, और इस पे आप स्टार्ट अभी, मतलब इमीडिएटली स्टार्ट कर दो स्टडी करना केस की, और मैक्सिमम से मैक्सिमम एविडेंस और ये सब छानबीन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे ही चार्जशीट फाइल होती है, ठीक है, तो जो विक्टिम है उसकी तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस फाइट करेगा, ठीक है। और जो एक्यूज्ड है, जिसको पुलिस ने गिल्टी मान के उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करी है, उसको, उस एक्यूज्ड को गिल्टी प्रूव करने में कोर्ट के सामने एविडेंस लाएगा, ठीक है, और विक्टिम को जस्टिस दिलवाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये काम होता है। सेकंड पॉइंट है, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शली। बिल्कुल, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इम्पार्शली एक्ट करना होता है। वो ये नहीं देखेगा कि एक्यूज जो है वो मैन है, वुमेन है,
या रिच है पुअर है या उसकी कास्ट क्या है, इन सब को देखे बिना उसको अपनी प्रोसीडिंग को करना पड़ता है और एकदम फेयर मीन्स के साथ अपने सारे आर्ग्यूमेंट और एविडेंस को प्रेजेंट करना पड़ता है कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। ठीक है, एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटेरियल फैक्ट विटनेस एंड एविडेंस बिफोर द कोर्ट टू एनेबल द कोर्ट टू डिसाइड द केस। हाँ बिल्कुल, सारे विटनेसेस सारे एविडेंस को एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेगा ताकि कोर्ट फिर डिसीजन ले पाए और उस जो सही में विक्टिम है उसको जस्टिस मिले। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द रोल ऑफ जज? अच्छा, यहाँ पे हम ना एक चीज रह गई, वो होता है डिफेंस लॉयर। हमने स्टार्टिंग में देखा था, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, डिफेंस लॉयर एक और की प्लेयर होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ डिफेंस लॉयर ऐसी कोई इस पे स्लाइड बनाने वाली चीज़ नहीं थी ना, इतना कुछ वो है, बस आप इसके बारे में समझ जाओ। बहुत इजी सा है डिफेंस लॉयर। कि आपने देखा होगा कि कोर्ट रूम में दो लॉयर होते हैं। ठीक है, एक तो मैंने आपको बता दिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जो विक्टिम की तरफ से होता है, स्टेट अपॉइंट करता है। ठीक है, एक होता है डिफेंस लॉयर। जो बंदा एक्यूज है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है एक्यूज्ड को कि उसके लिए भी कोई केस लड़े। अब एक्यूज जो है उसको केस लड़ने थोड़ी ना आते होंगे, उसको आर्ग्यूमेंट्स थोड़ी ना पता है कौन कौन से कोर्ट में कैसे प्रेजेंट करने हैं। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी एक लॉयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं डिफेंस लॉयर। वो उसको डिफेंड करेगा, वो उसको इनोसेंट प्रूव करने में एविडेंस प्रोवाइड करेगा कोर्ट के सामने, और विटनेसेस को री एग्जामिन करेगा, री इंटेरोगेट करेगा, उनकी स्टेटमेंट को दोबारा से लिखवाएगा। ठीक है, ताकि जो उसका क्लाइंट है जो एक्यूज्ड है, डिफेंस लॉयर, ठीक है, डिफेंस लॉयर का जो क्लाइंट है, जो बंदा एक्यूज्ड है, उसको वो इनोसेंट प्रूफ करा सके। तभी तो एक जस्टिस प्रिवेल होगा ना, कि मतलब एक बंदा किसी को इनोसेंट प्रूफ करवाने में पूरी एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है और एक गिल्टी प्रूफ करवाने में एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है, फिर ये जज एंड में डिसाइड करता है कि किसका एविडेंस स्ट्रॉन्ग था और किस एविडेंस के बिहाफ पे वो अपना डिसीजन ले रहा है। ठीक है, होप है कि आपको डिफेंस लॉयर भी समझ आ गया हो। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ जज? जज का रोल क्या होता है? The judge hears all the witnesses and any other evidence present by the prosecution and defense. Defense lawyer, prosecution दोनों ही एविडेंस और विटनेसेस को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं, और जज वहाँ पे बैठ के उन सबको सुनता है, सारे एविडेंसेस को देखता है ध्यान से एकदम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की बात है, एक इनोसेंट की लाइफ की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ सब बहुत सीरियस होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, द जज डिसाइड्स वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। हाँ, तो यहाँ पे इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि जज जो है वो एविडेंसेस को देखता है और ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस जो बंदा एक्यूज था उसको गिल्टी या इनोसेंट प्रूव करता है। ठीक है, एकदम, क्योंकि सिर्फ एविडेंस ही है हमारे, एविडेंस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसी के बेसिस पे जज डिसीजन लेता है अपना कि एक पर्टिकुलर बंदा जो एक्यूज्ड है वो सच में इनोसेंट है या सच में गिल्टी है। अगर एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जज भी डिसीजन नहीं लेता है, अगर आर्ग्यूमेंट्स कितने भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो। विदाउट स्ट्रॉन्ग एविडेंस जज कैन नॉट टेक हिज डिसीजन। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, he may send the person to jail or impose a fine or both depending on what the law prescribe। जो जज है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड होता है। हमारा जो जज होता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक एम्प्लॉई होता है। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर से कोई नया पनिशमेंट नहीं दे सकता। तो जो उसको लॉ प्रिस्क्राइब करेगा पर्टिकुलर क्राइम के लिए, वो ही सज़ा वो देगा, वो अपने मन से बना के नहीं दे सकता। वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का एम्प्लॉई है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज अ फेयर ट्रायल? अच्छा, फेयर ट्रायल पे आ गए हम। ठीक है, फेयर ट्रायल होता क्या है ये पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज द राइट टू लाइफ states that a person life or liberty can be taken away only by the following reasonable and just legal procedure। आर्टिकल 21 का कहता है कि मतलब आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटी देता है कि किसी भी बंदे की लिबर्टी या उसकी लाइफ लेने का हक एक जज के पास तभी है
जब उसके सामने रीजनेबल रीजनेबल या स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो, ठीक है, और लीगल प्रोसीडिंग के साथ पूरा केस लड़ा गया हो और बिल्कुल लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करे गए हो और एविडेंस एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तभी जाके जज डिसीजन लेगा उस एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट। तभी जाके उसकी लिबर्टी ली जाएगी, उसकी फ्रीडम ले ली जाएगी, उसके उसकी क्या पता लाइफ भी ले ली जाए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि उसने अगर इतना हार्श क्राइम करा है, ठीक है। तो ये तभी वो फेयर ट्रायल कहलाएगा अगर बिल्कुल पूरी प्रोसीडिंग जो कोर्ट के अंदर हुई है वो एकदम लीगल हो, एविडेंस एकदम बहुत स्ट्रांग हो उसको प्रूव करने के लिए कि वो गिल्टी है, तभी वो एक फेयर ट्रायल कहलाया जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, एवरी सिटीजन irrespective of his class, caste, gender, religious and ideology background should get a fair trial when accused. That means a judge cannot jump to conclusion. Instead, he have to remain impartial and then decide on the basis of the evidence. देखो बार बार आप पढ़ रहे हो बेसिस ऑफ द एविडेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एविडेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक केस में, ठीक है। और एविडेंस के बेसिस पे ही जज अपना डिसीजन दे सकता है, ठीक है। जज इम्पार्शियल नहीं हो सकता क्योंकि जज को हम बिल्कुल प्योर मानते हैं एकदम कि ये बंदा इम्पार्शियल, एकदम पार्शियल नहीं हो सकता, इम्पार्शियल इसको होना पड़ेगा, ठीक है। और ये हर सिटीजन को, क्योंकि हर सिटीजन क्या है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर कोई लॉ के सामने इक्वल है, चाहे चाहे वो किसी भी क्लास का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे उसका कोई भी जेंडर हो, चाहे उसका कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, बट वो लॉ के सामने एक इनोसेंट पर्सन है जिसको गिल्टी प्रूव करने के लिए एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। हमारे कोर्ट का मतलब जस्टिस का एक मोटो होता है, अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है। जब तक का पर्सन गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता वो इनोसेंट रहता है। और ये शायद से एक सही चीज़ भी है जस्टिस के लिए, क्योंकि अगर हम उसे किसी बंदे को हम कहें कि तुम अपने इनोसेंस प्रूव करो, तो वो थोड़ा केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि इनोसेंस प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बल्कि किसी ने अगर कोई क्राइम कमिट किया है वो प्रूव करना थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट कॉम्प्लिकेटेड दोनों चीज़ है, बट गिल्टी प्रूव करना थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू इनोसेंट प्रूव करना, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जो मर्डर केस होते हैं, टेररिज्म के केस होते हैं ना, इनमें क्या होता है, जो बर्डन होता है, जो क्लेम कर रहे हैं, जो विक्टिम है, जो क्लेम कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर बंदा एक्यूज्ड है, कि इस पर्टिकुलर बंदे ने ये क्राइम किया है, तो एविडेंस प्रोवाइड करने का सारा बर्डन विक्टिम्स के ऊपर आ जाता है कि उनको ये प्रोवाइड एविडेंसेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे और उन एविडेंस के बिहाफ पे ही इस बंदे को हम सेंटेंस दे पाएंगे, पनिशमेंट दे पाएंगे। अगर क्योंकि कोर्ट के सामने वो एक्यूज्ड बंदा जिसने मर्डर या टेररिज्म किया है वो इनोसेंट है जब तक का कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं आ जाता, ठीक है। बट यहीं पे अगर आप लोग सेकंड पॉइंट देखोगे कि सेकंड केसेस देखोगे, जैसे कि जो सेंसिटिव केसेस होते हैं, है ना, सेंसिटिव केसेस माने रेप केसेस हो गए, ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं। तो इसमें जो विक्टिम्स होते हैं ना, ठीक है, उनको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जो गिल्टी है ना उसको अपनी इनोसेंस प्रूव करनी होती है। अब यहाँ आप देखोगे कि सारा बर्डन जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर आ जाएगा कि वो गिल्टी पहले से ही प्रूव्ड है, उसको अब अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है। और आप देखोगे कि रेप केसेस जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लंबे चलते हैं, क्योंकि इसी वजह से वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वहाँ पे इनोसेंस प्रूव करनी होती है और बंदे एक्यूज जो होते हैं वो इनोसेंस प्रूव करने के लिए बहुत एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये दो फेज है हमारे जस्टिस की, कि एक बारी बर्डन विक्टिम पे आ जाता है और एक बारी बर्डन एक्यूज पे आ जाता है, ठीक है। तो चलो होप कि आपको फेयर ट्रायल का ये बेसिक वो पता चला हो कि और एविडेंस का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है और किस पर्टिकुलर पार्टी विक्टिम या एक्यूज को किस पर्टिकुलर केसेस में ये एविडेंस प्रोवाइड करने होते हैं, किसके ऊपर बर्डन आता है एविडेंस प्रोवाइड करने का।
ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ फेयर ट्रायल। अब यहाँ देखोगे आप कि जो फेयर ट्रायल कंडक्ट करने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है द ट्रायल शुड बी हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट इन पब्लिक व्यू। आप देखोगे कि कोर्ट में जो भी केसेस होते हैं ना वो उनके गेट खुले रहते हैं कि कोई भी मतलब आके मतलब बैठ सकता है और उस ट्रायल को देख सकता है, तभी वो एक फेयर ट्रायल कहलाएगा। आप देखोगे कि जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं ना उसमें बड़े इधर उधर से मतलब कोर्ट के अंदर जो लॉयर्स होते हैं वो आते हैं, वो प्रोसीडिंग्स को सुनते हैं, हियरिंग्स देखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स सुनते हैं जो उस पर्टिकुलर केस में हो रहा है, उस हाई प्रोफाइल केस में। ठीक है, प्रेस मीडिया ये सब कोर्ट में प्रेजेंट होती हैं, ये भी सुन रही होती हैं कि और ये फिर बाहर आके क्या कहते हैं, बाहर आके न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते हैं कि आज इस पर्टिकुलर केस में ये प्रोसीडिंग हुई, ऐसे एविडेंस प्रोवाइड किया गया, जज ने ये डिसीजन लिया। ठीक है, तभी एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। ठीक है, जब ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होएगी तभी तो फेयर ट्रायल होएगा ना, कि मतलब ओपन कोर्ट है और अगर अगर चीज़ें क्लोज रूम के पीछे हो रही हैं, ठीक है, तो कोई किसी को क्या पता कि मतलब अंदर कौन सा एविडेंस प्रेजेंट हुआ, जज ने क्या डिसीजन लिया, किस बिहाफ पे लिया, क्या आर्ग्यूमेंट्स किए गए। तो क्लोज रूम में ऐसे नहीं होता, केसेस क्लोज रूम में भी लड़े जाते हैं और वो बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव। और वो पर्टिकुलरली कभी कभी क्या होता है वो रेप केसेस ही होते हैं जो क्लोज रूम में हो जाते हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव केसेस होते हैं। इसमें विक्टिम को मेंटल टॉर्चर हो सकता है बार बार उसको वो रिक्वेश्चनिंग से, तो बहुत बहुत सारे सेंसिटिव पॉइंट्स है इसमें। ठीक है, बट ये भी ऑन रिकॉर्ड होता है, मतलब इसको भी टेप किया जाता है इनको भी, ताकि अगर बाद में किसी को देखना हो इस केस को तो इस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, प्राइवेटली ये किया जाता है बट रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है द ट्रायल शुड बी हेल्ड इन प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। जो ट्रायल कंडक्ट करा रहे हैं हम, जो जो हम प्रोसीडिंग हो रही है जो भी कोर्ट में, उसमें जो बंदा एक्यूज है उसको वहाँ पे प्रेजेंट होना होगा। और ये कंपलसरी है कि जो भी एविडेंस विटनेसेस आएंगे कोर्ट में वहाँ पे एक्यूज भी प्रेजेंट होगा हमेशा। क्योंकि आप हमेशा देखोगे कि कुछ भी कोई भी मूवी देख लो, कुछ भी देख लो, ये बात तो आपको पता ही चल गई होगी कि हमेशा जो एक्यूज होता है ना वो कोर्ट रूम में आपको हमेशा मिलेगा। बल्कि विटनेसेस नए आते हैं, विटनेसेस चले जाते हैं, बट जो एक्यूज्ड है वो हमेशा रहेगा क्योंकि उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है। ठीक है, तभी ये फेयर ट्रायल होगा कि एक्यूज्ड अपना जेल में बैठा है, उसको पता ही नहीं है उसके ऊपर प्रोसीडिंग हो रही है और कौन से एविडेंस आज पेश हो रहे हैं कोर्ट में, तो और वो जेल में बैठा है। ये तो फिर गलत हो जाएगा ना, फेयर ट्रायल नहीं होगा। एक्यूज्ड के सामने ही सारी चीज़ें होगी ताकि एक्यूज्ड भी अपना पॉइंट रख सके कि ये कैसे हुआ था। ठीक है, थर्ड पॉइंट है द एक्यूज मस्ट बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसको मार्क कर लो, क्योंकि क्या होता है कि आगे जाके कुछ ऐसे केसेस आएंगे जहां आपको गुस्सा आएगा, जहां आप ये समझते हो कि नहीं यार ये गलत है, डिफेंस में कोई लॉयर नहीं होना चाहिए था। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 26/11/26/11 जब ताज होटल पे मुंबई में टेररिज्म का अटैक हुआ था, तब जो कसाब टेररिस्ट था, अब तो उसको डेथ पेनल्टी मिलके कब कितने साल पहले ही वो मार डेथ पनिशमेंट मिल चुकी है उसको। ठीक है, बट उसको भी डिफेंड किया गया था। हम सबको पता है वो टेररिस्ट था, हम सबको पता है कि न्यूज़ में हम सब ने टीवी पे देखा था कि कैसे वो गोलियां चला रहा था। ठीक है, इधर उधर बम ब्लास्ट हो रहे थे। ठीक है, तो हम ये सबको पता था, बट फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस बंदे को ये राइट प्रोवाइड करता है कि उसको कोई डिफेंड करे। और अब्बास काज़मी उसका डिफेंस लॉयर था और अब्बास काज़मी को बहुत हेट मिला था उसको डिफेंड करने के लिए। बट कोई ये नहीं समझता कि ये उसकी जॉब थी, है ना, कि द एक्यूज मस्ट बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, तभी फेयर ट्रायल कहूंगी। ठीक है, कि सामने कोई उसको इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा है तभी वो फेयर ट्रायल होता है। अगर जैसे 26/11 का आपको इतना याद नहीं होगा तो आप अभी का केस ले सकते हो जो निर्भया केस का वर्डिक्ट आया था और उसके सारे एक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी मिली। ठीक है, उनमें भी जो डिफेंस लॉयर था वो एपी सिंह था, उसको भी बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था कि उसने केस को 7 साल तक कैसे एक्सटेंड कर दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी,
कि ऐसे उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सबको पता है उन्होंने बहुत हार्श क्राइम कमिट करा। बिल्कुल उन्होंने हार्श क्राइम कमिट किया था, उनको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, बट हम उसके वो जो डिफेंस में लॉयर था, हम उसको गलत नहीं कह सकते थे, क्योंकि ही वॉज डूइंग हिज जॉब एंड ही वॉज फॉलोइंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, डिफेंस लॉयर मस्ट हैव अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेसेस एंड एक्यूज डिफेंस। एक्यूज के डिफेंस में वो अपने क्लाइंट को बचाने के लिए डिफेंस क्या करता है, वो सारे जो भी प्रोसिक्यूशन जो भी विटनेसेस को कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं उनको क्रॉस एग्जामिन करेगा और नए नए एविडेंस को कोर्ट में प्रेजेंट करता है, ताकि वो अपने क्लाइंट को जो एक्यूज है उसको इनोसेंट प्रूव कर सके। ठीक है, तभी फेयर ट्रायल होगा। ठीक है। सेकंड लास्ट पॉइंट है, इट वाज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट दैट एक्यूज वाज गिल्टी। अब प्रोसिक्यूशन का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बिल्कुल लीगल प्रोसीडिंग को फॉलो करते हुए और बिना किसी डाउट के वो ऐसे एविडेंस प्रोवाइड करे कि जो एक्यूज है वो गिल्टी प्रूव हो जाए। ठीक है, कोई भी अनफेयर मीन्स को ना फॉलो करे, कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट को कोर्ट में ना लाए, एकदम फेयर मीन्स के साथ पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग करे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक्यूज को गिल्टी प्रूव करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो इसी एम से कोर्ट के अंदर अपन ये केस फाइट करता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है, द जज शुड डिसाइड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस बिफोर द कोर्ट, ही और शी मस्ट रिमेन इम्पार्शियल। जज को बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जज को हमेशा इम्पार्शियल होना चाहिए। ठीक है। और जो भी वो डिसीजन ले वो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हो। और आई थिंक कि मैंने एविडेंस के ऊपर बहुत जोर दे चुका हूँ पिछली स्लाइड में भी, कि एविडेंस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोर्ट में। ठीक है। तो ये इतना सा चैप्टर था, एंड ऑफ द स्लाइड शो। और होप कि आप सबको समझ आया हो ये चैप्टर। और बड़ा छोटा सा चैप्टर था, और आज जैसे हमने फेयर ट्रायल के बारे में, फेयर ट्रायल के एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में, डिफेंस लॉयर के बारे में, डिफेंस लॉयर के रोल के बारे में, एविडेंस की इम्पोर्टेंट कोर्ट रूम में, और जज का रोल कोर्ट रूम में, और प्रोसिक्यूशन क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन का रोल क्या होता है। ठीक है। सिविल केसेस क्या होते हैं, क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, मजिस्ट्रेट क्या होता है, जज क्या होता है ना। और हमने इम्पोर्टेंट की प्लेयर्स जो होते हैं एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उनके बारे में, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में, हमने ये सब आज मतलब बिल्कुल ब्रीफली कवर कर लिया, और 8th क्लास के लिए एकदम प्रिसाइजली कवर किया है। अगर ऑडियो में थोड़ी डिफिकल्टी थी तो आई एम रियली अगर ऑडियो में थोड़ी डिफिकल्टी थी तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि अभी मतलब हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ अच्छे से हम ऑडियो को प्रेजेंट करें, बट हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। ठीक है। तो कीप वॉचिंग बेसिक टू बेसिक फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस एंड फन वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, एंड ओके एंड